नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ है मेरे सहयोगी विपिन। तो बात करेंगे राज्यसभा सीट चुनाव की। आज 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीट पर चुनाव हैं और यूपी, हिमाचल, कर्नाटक में एक उम्मीदवार ज्यादा हैं। यूपी में बीजेपी की 7 राज्यसभा सीट पर जीत तय है। यूपी में 10वीं राज्यसभा सीट पर पेंच फंसा हुआ है। वहीं कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में 4 में से 3 सीट कांग्रेस को मिलनी तय है। लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला हो गया है उत्तर प्रदेश का, जहां पर 1 सीट पर पेंच फंसा है और समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों को लेकर बहुत सारे सवाल कल रात से ही राजनीति के गलियारे में घूम रहे हैं। फिलहाल आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि राज्यसभा की सीटों के लिए आज होने हैं चुनाव। और 3 राज्यों में राज्यसभा की 15 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि तीनों राज्यों में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। तो वहीं चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में मैदान घिरती जा रही है। इस मैदान में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका भी लगा है। बिल्कुल, आगे आपको बताएंगे कि चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ क्यों खेला होने का डर है। साथ ही ये भी बताएंगे कि हिमाचल और कर्नाटक में कहां पेंच फंसा हुआ है। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, बड़े अपडेट के साथ। यूपी में राज्यसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। विधानसभा पहुंचने लगे विधायक। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। तो लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। उत्तर प्रदेश का विकास, इससे प्रभावित बहुत सारे विधायक भाजपा के प्रत्याशियों को जिताना चाहते हैं और भाजपा के पास अपने बहुमत से ज़्यादा नंबर हैं। समाजवादी पार्टी ने तीसरा प्रत्याशी खड़ा करके गलती की है। चुनाव की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तीसरा प्रत्याशी उनके पास नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने खड़ा किया है। आज जब शाम तक वोटों की गिनती होगी तो 8 भाजपा के जीतेंगे, 2 सपा के जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी विधायक को खरीद फरोख्त करने खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। और देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में गहमा गहमी तेज हो गई है। विधायकों का विधानसभा पहुंचना जारी है। वोटिंग शुरू होने वाली है और इस बीच अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। और राज्यसभा चुनाव पर बोले हैं अखिलेश यादव, हमारे तीनों प्रत्याशी जीतेंगे, बीजेपी जीतने के लिए कुछ भी करेगी। राज्यसभा चुनाव पर देखिए दोनों तरफ से वार पलटवार। एक तरफ बीजेपी अपने 8 उम्मीदवारों की जीत को लेकर बिल्कुल सुनिश्चित नजर आ रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के मुखिया भी अपने 3 उम्मीदवारों के जीतने को लेकर दावे कर रहे हैं। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे। लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर ना होता, सीसीटीवी कैमरे ना होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। सर, क्या आपके कुछ विधायक बीजेपी के भी संपर्क में हैं? ऐसे वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो ज़रूर चले जाएंगे। या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो चले जाएंगे। तो अखिलेश यादव को सुना आपने। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो जीतेंगे, उनके कैंडिडेट जीतेंगे, लेकिन मुकाबला इतना आसान भी नहीं लग रहा है। 10वीं सीट पर सस्पेंस बरकरार है और ये भी हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से ये सस्पेंस बना हुआ है। अभी एनडीए के 288 विधायक उत्तर प्रदेश में हैं, समाजवादी पार्टी के 108 विधायक हैं और मौजूदा कुल विधानसभा सीट 388 है। सबसे पहले बीजेपी की मुश्किल समझिए, 7 सीटों पर बीजेपी की जीत लगभग तय है।
खेला है 8वें उम्मीदवार का। अभी एनडीए के 288 विधायक यूपी में हैं, 8 उम्मीदवार जिताने के लिए चाहिए 296 विधायक, क्योंकि प्रति उम्मीदवार 37 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में बीजेपी के पास 8वें उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए 8 विधायक कम है। समाजवादी पार्टी के साथ मुश्किल यह है कि उसके समर्थन में मौजूदा विधायकों की संख्या 108 है। प्रति उम्मीदवार जीत के लिए चाहिए 37 विधायक, यानी समाजवादी पार्टी को चाहिए 111 विधायक, यानी 3 विधायक कम है समाजवादी पार्टी के। और यहीं पर सारा पेच फंसा हुआ है। और कल जो घटना हुई समाजवादी पार्टी के विधायकों को लेकर, उसने इस पूरे एंगल को और दिलचस्प बना दिया है। पंकज झा हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज, बीजेपी का जो 8वां उम्मीदवार है, वहीं दूसरी तरफ 8 से 9 विधायक एब्सटेन कर जाते हैं पार्टी की मीटिंग में समाजवादी पार्टी के। क्या इस गणित को, यही जो विधायकों का एब्सटेन करना और ये बीजेपी का 8वां कैंडिडेट खड़ा करना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प बना देता है? जी हाँ, बिल्कुल। अब एक तरीके से तस्वीर साफ होने लगी है। कल जब अखिलेश यादव के घर पे डिनर था, मतलब समाजवादी पार्टी के घर पे, पहले तो मैं तस्वीर दिखा दूं जहां से विधायक लोग जा रहे हैं। ये विधानसभा का, यूपी विधानसभा का गेट नंबर 7 है। सब लोग यहीं से गए हैं, विधायक पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव दोनों पहुंच चुके हैं, सबके पोलिंग एजेंट पहुंच गए हैं आपको। और अब जरा आंकड़ों पे बात कर लेते हैं। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव के यहाँ जब डिनर हुई और उसमें समाजवादी पार्टी के 7 विधायक नहीं पहुंचे तो 9 नहीं थे, लेकिन 2 से बाद में संपर्क हो गया। उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि हम आप ही को वोट करेंगे। उसमें पल्लवी पटेल भी शामिल थी, जो राज्यसभा में जिस तरीके से उम्मीदवार दिए गए उसको लेकर नाराज थी। कई विधायकों के मोबाइल ऑफ थे, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वो लगातार बीजेपी के संपर्क में, आप जानते हैं कल से ही वो चल रहे हैं। एक नाम जो सबको पता था, जिस दिन रितेश पांडे, जो कि बीएसपी के सांसद हैं अंबेडकर नगर से, वो बीजेपी ज्वाइन किए, उसके बाद से ही उनके पिता, जो समाजवादी पार्टी के विधायक है राकेश पांडे, वो सीन से गायब हो गए थे, किसी बैठक में नहीं आ रहे थे। इसी तरीके से जो अमेठी से कहे जा रहे हैं विधायक राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के, वो, या फिर अयोध्या की एक विधानसभा सीट से जो अभय सिंह है उनका नाम है, इलाहाबाद एरिया, प्रयागराज एरिया से कहें तो पूजा पाल हैं, विनोद चतुर्वेदी हैं, मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के पुराने लीडर हैं, रायबरेली से विधायक हैं। ये सभी वैसे नाम हैं जो इधर से उधर पाला बदल चुके हैं। लेकिन पंकज, क्या जो 7 विधायक कल समाजवादी पार्टी की बैठक में नहीं पहुंचे, उनसे आपका संपर्क हो पाया, बातचीत हो पाई, कोई सफाई उन्होंने दी है या वोट को लेकर अपना रुख साफ किया? दूसरी बात ये कि अगर तीसरा उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का नहीं जीतता है तो वो 3 में से कौन होगा जिसके राज्यसभा जाने पर अब संशय ज्यादा बढ़ गया है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने ये बात साफ कर दी है कि उनके जो प्रायोरिटी में है वो पहले में जया बच्चन है, दूसरे में रामजी लाल सुमन है, यानी तीसरे उम्मीदवार जो कि यूपी के पूर्व मुख्य सचिव रहे आलोक रंजन, उन पर संकट आ सकता है। और आप जैसा कह रहे थे कि जो विधायक कल बैठक में नहीं थे, क्या उनसे संपर्क हो पाया? उनमें से 3 से हमारी कल बातचीत हुई, 1 से मुलाकात हुई और चारों ने कहा कि हम क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी हम मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हैं। वोट करके फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर हमने क्यों ऐसा किया। बिल्कुल। और देखिए, इसको लेकर जब सवाल अखिलेश यादव से पूछे जा रहे हैं तो अखिलेश यादव के बयान भी सामने आए। बहरहाल, चुनाव से पहले एसपी को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। बैठक से 9 विधायक गायब रहे, जैसा कि पंकज भी बता रहे थे। 7 तो बिल्कुल गायब रहे, संपर्क से ही बाहर रहे। तीसरे कैंडिडेट की जीत के लिए 111 विधायक जरूरी हैं। और देखिए, ये आंकड़े जुटाने के लिए जो कवायद चल रही है, उसमें ये नंबर, यानी कि जो बैठक से गायब विधायकों का नंबर है, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका है ये। 9 विधायक गायब रहे, 7 जो है उन्होंने एक तरीके से पार्टी से कोई संपर्क नहीं रखा। हालांकि 2 से बाद में संपर्क हुआ, पंकज जैसा बता भी रहे थे। तीसरे कैंडिडेट की जीत के लिए 111 विधायकों की जरूरत है। और आइए आपको बताते हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी का खेल आखिरकार बिगड़ा क्यों, ये ग्राफिक्स के जरिए बिग वॉल पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का खेल क्यों बिगड़ा, ये सबसे बड़ा सवाल है। उम्मीदवार 3 उतारे थे और हर उम्मीदवार के लिए जरूरी विधायक, मतलब एक राज्यसभा कैंडिडेट को भेजने के लिए 37 विधायकों की जरूरत है। कुल विधायक चाहिए समाजवादी पार्टी को 111, लेकिन मौजूदा विधायक उनके पास रवि सिर्फ 108 है। बिल्कुल। और देखिए, 3 विधायक कम हैं। अगर आप नंबर्स देखें तो 3 विधायक यहां पर कम हैं। तो बैठक से नदारत रहे और जो विधायक चाहिए 7 जरूरी उनका नंबर चाहिए, वो गायब रहे। 9 विधायक बैठक से गायब रहे। अब जो बात कह रहे थे विपिन, देखिए 108 - 9 99,
कम से कम इतना चाहिए। जरूरी विधायक 111 हैं, लेकिन मौजूदा संख्या जो है वो देखिए, अगर गायब विधायकों की हम बात करें 9 विधायकों की, उसके बाद की सिचुएशन ये बनती है। तो एक तरीके से डिस्टेंस देखिए, 12 का एक गैप यहां पर साफ तौर पे नजर आ रहा है, और यही समाजवादी पार्टी की मुश्किल है विपिन। और देखिए सवाल यह है कि कौन कौन से विधायक जो है जिन्होंने कल बैठक का बहिष्कार किया, गायब रहे, उनके नामों से पर्दा हम आपको हटाने जा रहे हैं। वो तमाम विधायक, देखिए सबसे पहले आप देखिए विनोद चतुर्वेदी इस बैठक से गायब रहे। इसके बाद तमाम लीडर्स, राकेश पांडे ये भी विधायक है, ये भी समाजवादी पार्टी के पुराने नेता है, ये गायब रहे। पूजा पाल ये भी बैठक से गायब रही। इसके साथ साथ इंद्रजीत सरोज जो कि बसपा से समाजवादी पार्टी में आए थे, ये भी गायब रहे। अभय सिंह जो कि अयोध्या के पास से आते हैं, वो भी गायब रहे। राकेश प्रताप सिंह जिनका ताल्लुक रायबरेली से है, ये भी बैठक से विधायक गायब रहे। पंकज पटेल ये बैठक से नदारद रहे। और 2 और बड़े चेहरे, इसके अलावा महारानी प्रजापति और मनोज पांडे का भी नाम आ रहा है। मनोज पांडे वो समाजवादी पार्टी के खाटी नेता, ब्राह्मण चेहरे, वो भी इस बैठक से गायब रहे। तो इन गायब चेहरों ने टेंशन बढ़ा दी है समाजवादी पार्टी की। और देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया। राज्यसभा की 8 सीट जीतेगी बीजेपी। ब्रजेश पाठक का कहना है हमारे पास पर्याप्त विधायकों का समर्थन है। ब्रजेश पाठक का दावा। भारतीय जनता पार्टी अपने 8 प्रत्याशियों को माननीय विधायकों के आशीर्वाद से जीत की तरफ तेजी के साथ अग्रसर करा रही है। और इस सब में लोकतंत्र में माननीय विधायकों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। एजेंसियों का दबाव है, भारतीय जनता पार्टी को सभी विधायकों का आशीर्वाद प्राप्त है। और आपको बताते हैं कि जिन 3 राज्यों में आज राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां पेच क्यों फंसा हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों पर आज वोटिंग होगी, लेकिन उम्मीदवार 11 हैं, बीजेपी के 8 और समाजवादी पार्टी के 3, यानी 10वीं सीट पर सस्पेंस बरकरार है। वही देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की दावेदारी मजबूत है और जीत के लिए भी लगभग जीत तय मानी जा रही है। लेकिन बीजेपी ने अपना उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के सामने उतार दिया है, जिससे यह मुकाबला आसान नहीं रहा और पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। वही बात कर्नाटक में कर ले। कर्नाटक में 4 राज्यसभा सीटें हैं और उम्मीदवार मैदान में 5 हैं। हालांकि 3 सीटें कांग्रेस के खाते में रवि जाना लगभग तय माना जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए इस वजह से अगर देखा जाए तो सबसे दिलचस्प मुकाबला इस वक्त उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। और टीवी, अब बात करते हैं TV9 के ग्लोबल समिट की। तो TV9 के ग्लोबल समिट में पीएम मोदी ने कहा कि भारत के काम करने का स्केल अप्रत्याशित है। भारत में हर दिन 2 नए कॉलेज खुले, हर हफ्ते 1 नई यूनिवर्सिटी, हर दिन 55 नए पेटेंट हुए, हर दिन 37 नए स्टार्टअप शुरू हुए और हर दिन 50,000 से ज्यादा नए LPG कनेक्शन दिए गए। भारत में हर दिन 2 नए कॉलेज खुले हैं, हर हफ्ते 1 नई यूनिवर्सिटी खुली है। भारत में हर दिन 55 पेटेंट्स और 600 ट्रेडमार्क रजिस्टर किए गए हैं। भारत में हर दिन करीब 1.5 लाख मुद्रा लोन बांटे गए हैं। भारत में हर दिन 37 नए स्टार्टअप बने हैं। भारत में हर दिन 16,000 करोड़ रुपए के UAI ट्रांजैक्शन हुए हैं। भारत में हर दिन 3 नए जन औषधि केंद्रों की शुरुआत हुई है। भारत में हर दिन 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ है। भारत में हर दिन 50,000 से अधिक LPG गैस कनेक्शन दिए गए हैं। भारत में हर सेकंड 1 नल से जल का कनेक्शन दिया गया है। भारत में हर दिन 75,000 लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। और भाई TV9 के ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश के पहले के सिद्धांतों को सर्वोपरि करते हुए आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि धारा 370 खत्म करने से लेकर राम मंदिर और 3 तलाक और महिला आरक्षण के अधूरे काम को उन्होंने पूरा करके दिखाया है। साथियों, हमारी सरकार नेशन फर्स्ट के सिद्धांत को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ रही है। पहले की सरकारों के लिए कोई काम नहीं करना, ये सबसे बड़ा आसान काम बन गया था। इसलिए हमने देश हित में निर्णय लिए,
पुरानी चुनौतियों का समाधान किया। आर्टिकल 370 की समाप्ति से लेकर, मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, आर्टिकल 370 की समाप्ति से लेकर राम मंदिर निर्माण तक, ट्रिपल तलाक के अंत से लेकर महिला आरक्षण तक, वन रैंक वन पेंशन से लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद तक सरकार ने नेशन फर्स्ट की सोच के साथ ऐसे हर अधूरे काम पूरे किए। और TV9 के ग्लोबल समिट में पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारी सरकार ने लटकाने भटकाने वाली उस पुराने अप्रोच को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि बीते 10 सालों में उन्होंने 17 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट की समीक्षा की। पीएम ने बताया कि उनकी सरकार में कामकाज की रफ्तार कैसे तेज होती है। प्रधानमंत्री कार्यालय में टेक्नोलॉजी की मदद से हमने एक आधुनिक व्यवस्था विकसित की है। प्रगति के नाम से हर महीने मैं खुद एक एक प्रोजेक्ट की फाइल लेकर बैठता हूं, सारा डेटा लेकर बैठता हूं, दशकों से अटके हुए प्रोजेक्ट की समीक्षा करता हूं और मेरे सामने ऑनलाइन सभी राज्यों के मुख्य सचिव और भारत सरकार के सभी सचिव पूरा समय मेरे सामने होते हैं। एक एक चीज का वहां एनालिसिस होता है। मैं पिछले 10 साल में 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा कर चुका हूं। 17 लाख करोड़ रुपए, तब जाकर ये प्रोजेक्ट पूरे हुए। आज हमारी सरकार ने लटकाने भटकाने वाली उस पुरानी अप्रोच को पीछे छोड़ दिया है। और TV9 के ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार सत्ता में वापसी की गारंटी भी दे दी। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल और महत्वपूर्ण होंगे और तीसरे कार्यकाल में भारत को, हमें भारत के सामर्थ्य को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। आज भारत अपने उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। भारत फ्यूचरिस्टिक है और इसलिए आज जब सब लोग कहने लगे हैं इंडिया इज द फ्यूचर, आने वाला समय और महत्वपूर्ण है। आने वाले 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे तीसरे कार्यकाल में हमें भारत के सामर्थ्य को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। विकसित भारत की संकल्प यात्रा में आने वाले 5 वर्ष हमारे देश की प्रगति और प्रशस्ति के वर्ष है। इसी कामना के साथ और पूरे विश्वास के साथ ये सेमिनार होता या ना होता, बिग लिप जरूर होता। और पीएम मोदी ने TV9 के ग्लोबल समिट में विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वोट की राजनीति से पिछली सरकारों ने लोगों का भला नहीं किया, जबकि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर देशवासियों के संतुष्टीकरण का रास्ता चुना। पहले की सरकारों की एक और सोच ये थी कि वो देश की जनता को अभाव में रखना पसंद करती थी। अभाव में रह रही जनता को ये लोग चुनाव के समय थोड़ा बहुत देकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते थे। इसके चलते ही देश में एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का जन्म हुआ। यानी सरकार केवल उसके लिए काम करती थी जो उन्हें वोट देता था। लेकिन साथियों, बीते 10 वर्षों में भारत इस स्कैरसिटी माइंडसेट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चला है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर हमने ये सुनिश्चित किया है कि विकास का लाभ भारत के हर क्षेत्र को समान रूप से दिया जाए। हम पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी नहीं, गवर्नेंस ऑफ सैचुरेशन पर विश्वास करते हैं। हमने तुष्टीकरण न करके देशवासियों के संतुष्टीकरण का रास्ता चुना है।
वह इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश लंबी छलांग लगाने को तैयार है। देश का माइंडसेट बदल चुका है। भारत का आत्मविश्वास ऊंचाई पर है और उन्होंने कहा कि मन के मारे हार है और मन के जीते जीत है। कि भारत एक बड़ा लीप लेने के लिए तैयार है तो उसके पीछे 10 साल का एक पावरफुल लॉन्च पैड है। तो 10 वर्ष में ऐसा क्या बदला कि आज हम यहां पहुंचे हैं। ये बदलाव माइंडसेट का है। ये बदलाव सेल्फ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट का है। ये बदलाव गुड गवर्नेंस का, सुशासन का। साथियों, एक बहुत पुरानी कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पुरानी सरकार की लटकाने भटकाने वाली नीति को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने मुंबई के अटल सेतु समेत कई ऐसी परियोजनाओं के नाम गिनाए जिनका शिलान्यास उन्होंने अपने कार्यकाल में किया और उसका उद्घाटन भी कर दिया। मुंबई का अटल सेतु देश का सबसे बड़ा ब्रिज, सी ब्रिज, इसका शिलान्यास साल 2016 में हुआ। हमने कुछ सप्ताह पहले इसका लोकार्पण भी कर दिया। संसद की नई बिल्डिंग, इसका शिलान्यास साल 2020 में किया। पिछले ही साल इसका लोकार्पण हो गया। जम्मू एम्स का शिलान्यास साल 2019 में हुआ था। पिछले सप्ताह 20 फरवरी को इसका लोकार्पण भी हो गया। मैं जो मोदी की गारंटी की बात करता हूं ना, उसका एक पहलू ये भी है। जब ये स्पीड होती है, तेजी से काम करने की इच्छा शक्ति होती है, जब टैक्स पेयर के पैसे का सम्मान होता है, तब देश आगे बढ़ता है, तब देश बिग लीप के लिए तैयार होता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 60 के दशक में सरदार सरोवर योजना का शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने किया था, लेकिन वो 60 सालों तक अटका रहा। उनकी सरकार ने यह काम पूरा किया। उन्होंने कहा कि देश के माइंडसेट में बदलाव की वजह से उनकी सरकार का वर्क कल्चर और गवर्नेंस है। आज इस माइंडसेट और ट्रस्ट में परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण हमारी सरकार का वर्क कल्चर है, गवर्नेंस है। वही अफसर है, वही ऑफिस है, वही व्यवस्था है, वही फाइलें हैं, लेकिन नतीजे कुछ और आ रहे हैं। सरकार के दफ्तर आज समस्या नहीं, देशवासियों के सहयोगी बन रहे हैं। ये व्यवस्था आने वाले समय के लिए गवर्नेंस के नए आदर्श स्थापित कर रही है। साथियों, भारत के विकास को गति देने के लिए, बिग लीप लेने के लिए ये बहुत जरूरी था कि जिस गियर पर पहले भारत चल रहा था, उस गियर को बदला जाए। और पीएम मोदी ने ग्लोबल समिट में टीवी9 की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत की डाइवर्सिटी टीवी9 के न्यूज रूम और रिपोर्टिंग टीम में साफ दिखती है। उन्होंने कहा कि टीवी9 भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के साथ उसका प्रतिनिधि भी है। मैं अक्सर भारत की डाइवर्सिटी की चर्चा करता रहता हूं। इस डाइवर्सिटी को टीवी9 का न्यूज रूम, आपकी रिपोर्टिंग टीम में बखूबी वो नजर आता है, ये रिप्रेजेंट करता है।
आप भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी उसके प्रतिनिधि भी हैं। मैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में टीवी 9 में काम करने वाले सभी पत्रकार साथियों का, आपकी टेक्निकल टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। टीवी 9 नेटवर्क के एमडी और सीईओ वरुण दास ने न्यूज 9 ग्लोबल समिट में पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि 140 करोड़ लोगों की अगुवाई करने वाले जननेता का हमारे बीच होना सौभाग्य की बात है। पीएम मोदी नए भारत के निर्माता होने के साथ अगले 1000 साल की नींव रखना चाहते हैं। It's my great honor to welcome you, sir, the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to News 9 Global Summit. The theme that we have chosen for this year's summit is India poised for the next big leap. And it is our great privilege that the man who has led 1.4 billion people to a point where we are gearing up for the next big leap is present amongst us to share his vision of a Viksit Bharat. Modi ji, you are not only the architect of a new India, but also someone who wishes to lay the foundation for the next 1000 years. और एक बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले पीएम का दक्षिण दौरा। आज से केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के दौरे पर पीएम मोदी। आज सबसे पहले तिरुवनंतपुरम जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम को तमिलनाडु में होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तीनों राज्यों को करोड़ों की सौगात देगी। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र दौरा बड़ा सियासी संदेश देने वाला है। इन तीनों राज्यों में पीएम मोदी हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 10:45 पर केरल के तिरुवनंतपुरम में होंगे और इसरो की 3 प्रमुख तकनीकी सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। इस बीच पीएम मोदी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भी जाएंगे और गगनयान मिशन की समीक्षा करेंगे। स्पेस मिशन से जुड़ी 1800 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाएं बेहद अहम है। फिर पीएम मोदी शाम 5:15 बजे तमिलनाडु के मदुरै में क्रिएटिंग द फ्यूचर उद्यमी से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद कल सुबह करीब 9:45 पर पीएम मोदी तमिलनाडु के थूथुकुडी जाएंगे और 17,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। तमिलनाडु के बाद पीएम मोदी कल महाराष्ट्र के यवतमाल में होंगे। पीएम शाम 4:30 बजे यवतमाल में 4,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं की गारंटी देंगे। इसके बाद यवतमाल से ही पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ किसानों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए जारी होंगे। और वही लोकसभा चुनाव से लेकर राहुल गांधी की वायनाड सीट को लेकर अटकलों और सवालों का बाजार गर्म है। बड़ा सवाल यह है कि इस बार राहुल गांधी किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर इंडिया फ्रंट में पेच फंसा है। वायनाड सीट की वजह से कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी में दरार बढ़ गई है। इंडिया में शामिल सीपीआई ने वायनाड समेत केरल की 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। तो राहुल गांधी के वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने की अटकलों पर कांग्रेस सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक सीपीआई नेता डी राजा की पत्नी अन्नी राजा के वायनाड सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की बात कांग्रेस से नहीं की गई। यानी राहुल गांधी की वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने पर लेफ्ट पार्टियों की तरफ से कोई चर्चा नहीं हुई। इंडिया फ्रंट में पैदा हुए इस नए संकट पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल अब डी राजा से बात करेंगे। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर अभी गांधी परिवार ने कोई फैसला नहीं लिया है। यानी राहुल गांधी इस बार रायबरेली या अमेठी से लड़ेंगे। इस पर भी अभी तस्वीर साफ नहीं है। इन तमाम अटकलों के बीच चर्चा ये भी है कि राहुल गांधी तेलंगाना की किसी लोकसभा सीट से भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। और महाराष्ट्र के बीड में मनोज जरांगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज। धरूर और अमलनेर थाने में जरांगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जरांगे पर भीड़ को भड़काकर हाईवे जाम करने का आरोप।
और लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा सारे समीकरण बदलने वाला है। जातीय गणित में सूबे की 48 लोकसभा सीट उलझ गई। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाले मनोज जारंगी ने 17 दिन बाद अनशन खत्म कर दिया। उन्होंने गांव की महिलाओं के हाथों से पानी पीकर अनशन खत्म किया। सरकार ने मनोज जारंगे की आरक्षण की मांग भी मान ली थी। शिक्षा और रोजगार में महाराष्ट्र के मराठाओं को 10% आरक्षण मिलने के लिए बाकायदा स्पेशल सेशन बुलाया गया, बिल पारित किया गया, लेकिन मनोज जारंगे अपनी जिद पर अड़े हुए थे और उन्हें अपनी शर्तों पर आरक्षण चाहिए था। महाराष्ट्र की राजनीति में जाति का मुद्दा उछालने वाले जारंगी ने कहा कि लंबा अनशन करने की वजह से उन्हें कमजोरी महसूस हो रही है। ऐसे में अब अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराएंगे और स्वास्थ्य ठीक होने के बाद फिर समाज के बीच सक्रिय होंगे। जाति आधारित राजनीति महाराष्ट्र में जो है एक नए राजनीति को जन्म दे रही थी। हालांकि इस दरमियान महाराष्ट्र में जमकर हिंसा भी देखने को मिली। फिलहाल मनोज जारंगे अस्पताल में इलाज के बाद जब दोबारा निकलेंगे तो उन्होंने ऐलान किया है कि नए सिरे से अपनी इस मांग को लेकर चैन हंगर स्ट्राइक की रूपरेखा तय करेंगे। वहीं मनोज जारंगे ने महाराष्ट्र की राजनीति में जातीय समीकरण को ही बदल दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने में जुट गई है। सिर्फ आपको राजनीति करनी है, अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करना है। जहां से स्क्रिप्ट आ रही है उनको अगर खुश करना है ना, तो आज नहीं तो कल सच्चाई बाहर आ जाएगी। कौन स्क्रिप्ट भेज रहा है उनको मैंने नहीं बताया। उनके साथ जो उठने सोने वाले लोग हैं, हाँ, अनशन करने वाले जो लोग हैं, वो कल 2-3 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे। हर कोई बोल रहा है कि ये पवार साहब से कनेक्टेड आदमी है। हर सरकार को ये सोचना जरूरी है कि जो मोर्चा है वो क्यों निकाला जा रहा है और मोर्चा क्यों आ रहा है, उनकी मांगे क्या है। जरूरी नहीं है कि हर बार कोई मोर्चा निकाले तो उनको कोई लेबल चिपका दे। कभी कोई अर्बन नक्सल बोलता है, कभी कोई बोलता है ये स्क्रिप्ट से आया है, ये कुछ हो रहा है। हर बार जो भी अन्याय जिस पे हो रहा है उसका अपमान करना भी जरूरी नहीं है। मुझे लगता है यही बात जरूरी है कि आज अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से जो कल 1-2 कॉन्ट्रैक्टर बोले कि हमारा उनके ऊपर उपकार वगैरह है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। सरकार हो, जिम्मेदार हो, बिठाओ जो सामने बैठना चाहते हैं उनसे बात करो। बातें तो हो सकती हैं, लाठी हाथ में लेके बातें क्यों करें। और हरियाणा सरकार ने नफे सिंह की हत्या की जांच सीबीआई को सौंप दी है। आईएनएलडी नेता नफे सिंह राठी मर्डर केस की जांच सीबीआई करेगी। आईएनएलडी और कांग्रेस नेताओं ने हरियाणा सरकार से इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। इसके बाद गृह मंत्री अनिल विज ने सीबीआई जांच कराने की जानकारी हरियाणा विधानसभा में दी। बड़ी दुखद घटना है और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। एसटीएफ को भी हमने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी इसमें। झज्जर के डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने भी कहा कि नफे सिंह मर्डर की जांच अब सीबीआई को सौंपी जा रही है। तो हरियाणा पुलिस की 5 टीमें इस मामले की तफ्तीश में जुटी हैं। कई सुराग भी मिले हैं। पुलिस तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सीबीआई जांच की मांग पूरी होने के बाद बहादुरगढ़ में परिवार ने नफे सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 7 दिन का वक्त भी दिया है।